की हालचाल भाई और उनके बहनों। उम्मीद है तुम सब बड़े युक्त होगे। एक सवाल जो पिछले एपिसोड में पूरी तरीके से सस्पेंस में था कि इंडिया के अंदर में टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस अचानक से कैसे बढ़ गया। तो आओ जानते हैं इस सवाल का जवाब इस एपिसोड में। अब समय के साथ जैसे जैसे हमारा प्यारा भारत डेवलप्ड हो रहा है, कुछ बेसिक सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड बैंकिंग का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ है कंट्री में, इससे भी सर्विस सेक्टर को काफी बूस्ट मिला है। जैसे कि यार ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और स्टोरेज फैसिलिटी सब इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है सर्विस सेक्टर का। उसके बाद देखो तुम मानो या ना मानो, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होने के कारण एवरेज इंडियन का इनकम जो है वो भी काफी बढ़ा है और इसके वजह से ट्रैवलिंग, शॉपिंग, टूरिज्म ये सारी चीजें अब कॉमन हो चुकी है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा एक डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है। अब प्लीज मत पूछना मुझे ये क्या चीज होता है। ये जो इंटरनेट है जिससे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो, ये सब किसके वजह से हो पा रहा है भाई? ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है। और आखिरी पॉइंट देखो, इस समय जीडीपी में अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी सेक्टर का है वो है टर्सरी सेक्टर। अब यार इतना सुनने के बाद तुम लोगों के दिमाग में चल तो यही रहा होगा कि अगर जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है तो ज्यादातर इंडियंस टर्सरी सेक्टर पे काम कर रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है भाई, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इंडिया में ना 50% से भी ज्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काम करता है प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पे। जबकि अगर तुम कंट्रीब्यूशन देखो जीडीपी पे एग्रीकल्चर का तो ये लगभग 20% से भी कम है। और वहीं पे जीडीपी पे टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर मिलके 3/4 का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मतलब यार आधा से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर कंबाइनली दे रहा है, जिसके वजह से हमारा देश फेस कर रहा है एक प्रॉब्लम जिसका नाम है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अभी है क्या? देखो एकदम आसान भाषा में बोलूँ तो तुमको जितना लोग चाहिए अपने काम करने के लिए, जब तुम उससे भी ज्यादा लोगों को काम में लगा रहे हो, इसका मतलब है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। मतलब जरूरत है 10 लोगों का और तुमने 30-40 लगा के रखा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ है हमारे इंडिया में। एग्रीकल्चर में जरूरत है मान लो कि 10 का, फिर भी हमने 1000-2000 लगा के रखा हुआ है। कुछ ऐसा ही है भाई, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। अब सवाल ये उठता है कि लोग यार प्राइमरी सेक्टर में क्यों इतना इंगेज है? ऐसा क्या खास है प्राइमरी सेक्टर में, मतलब जो कि लोग वहाँ भागे ही जा रहे। मतलब कुछ तो बात होता होगा यार। तो अगर तुम्हें काम चाहिए टर्सरी या सेकेंडरी सेक्टर पे तो तुम्हें इसके लिए जरूरी है एजुकेशन एंड स्किल का, जो कि आधेतर इंडियंस के पास है ही नहीं। पढ़ाई तो कर लेते हैं हम, नाम का डिग्री भी मिल जाता है, बट नॉलेज के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं होता है भाई। इसके अलावा देखो टर्सरी हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, ज्यादातर काम यार मशीन्स, कंप्यूटर्स से होता है, तो ज्यादा जॉब भी क्रिएट हो नहीं पाता है यहाँ पे। और वही एग्रीकल्चर जहाँ में यार तुम्हें कुछ नहीं करना है, दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना है, बस अपने फिजिकल पावर का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारा दिमाग घुटना में भी हो तब भी चलेगा। तो बस ऐसे ही है कुछ। इसके वजह से लोग यार आसानी से प्राइमरी सेक्टर पे काम कर लेते हैं और टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में सोचते भी नहीं है। अगला टॉपिक ऐसा जिसका दूर से ही नाम सुनते नेता लोगों का गांडे फट जाता है भाई, कि देश में यार रोजगार कैसे लाए। सारे नेताओं को तो छोड़ ही दो, जो हमारे मोदी जी है, जिन्हें तुम कोई भी सवाल पूछ दो जवाब हाजिर रहता है। उनसे बस जाके इतना पूछो कि मोदी जी यार आपको जितना वोट चाहिए हम देंगे, आपको जितना इलेक्शन जितवाना है हम जितवाएंगे, हमारे कंधे पे है आपका पूरा मतलब कैंपेन। आपको बस 2 चीज़ करना है। आप तो इतना डेवलपमेंट करते हैं देश का यार, जितने भी लौंडे हैं ना उन्हें एक गर्लफ्रेंड और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। मतलब भाई साहब बात सुन के ना ऐसे इग्नोर करेगा तुम्हें, ऐसे जैसे यार तुम्हारा क्रश तुम्हें इग्नोर करता है। इसकी हुई अभी घनघोर बेइज्जती। समझ रहे हो बात? क्योंकि कुछ चीजें यार किसी के हाथ में नहीं होती। ये ऐसा प्रॉब्लम है अगर जिसे तुम्हें कंट्रोल करना है तो तुम्हें सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि इंडियंस करेंगे नहीं। तो भाई ये प्रॉब्लम जो है हमेशा ही रहेगा। बट कुछ ऐसा तरीका है जिससे तुम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो यार। वो क्या क्या है देख लेते हैं। पहला चीज तो देखो यार, अगर मोदी जी ना देश के अंदर में कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दे डैम्स और कैनाल्स का, तो इससे यार देखो हमारे जो फार्मर्स है उन्हें काफी मदद मिलेगा और साथ साथ इन्हें बनाने में भी लोग चाहिए होगा, तो उधर भी यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी ध्यान देना ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज पे, तो इससे भी काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा।
इसके अलावा देखो इंडिया के अंदर में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, बट यार डॉक्टर्स नर्सेस काफ़ी लिमिटेड है हमारे पास। तो अगर गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार बन सकता है। बट वो अलग बात है, गवर्नमेंट के पास समय कहाँ है, बिजी है भाई, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए समय थोड़ी होता है। और यार देखो तुम लोगों को पता ही है ये चीज़, हमारा आधा पॉपुलेशन इस समय गाँव में रहता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपना इंडस्ट्रीज़ को गांव में सेटअप करे ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और वो गांव से शहर में माइग्रेट ना करे। समझ रहे हो मेरी बात। और आखिरी चीज़ देखो, आज के समय पे टूरिज़्म बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है। तो गवर्नमेंट अगर टूरिज़्म को प्रमोट करे तो इससे भी यार अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। अब यार देखो मैंने जो 5 पॉइंट तुम लोगों को बताया, इससे यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में थोड़ा समय लगता है और देश में यार इतना बेरोजगारी है तो जरूरी ये है कि गवर्नमेंट तुरंत कुछ करे। यही सोच के साथ 2005 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा मनरेगा या नरेगा, दोनों ही कह सकते हो तुम, जिसके अंदर में गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कहा कि देखो हर एक इंडिविजुअल को काम करने का हक है, यानी कि राइट टू वर्क हर एक सिटीजन के पास होना चाहिए। काम नहीं करेगा तो खाएगा कैसे, अपने फैमिली को कैसे चलाएगा, अपने देश को कैसे चलाएगा। सही बात है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 625 डिस्ट्रिक्ट्स पे, जिसके अंदर गवर्नमेंट ये प्रॉमिस कर रहा था कि 100 दिनों का रोजगार तो हम आपको देंगे ही देंगे। और मान लो अगर 15 दिन के अंदर में गवर्नमेंट काम नहीं दे पाया तो गवर्नमेंट उन्हें देगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि काम करो या ना करो पैसे तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे 100 दिनों का। समझ गए बात। तो ऐसा कुछ सीन था नरेगा में, एमसीक्यू बन सकता है इससे, तो ध्यान देना थोड़ा उसके ऊपर। इसके बाद देखो यार दूसरा क्लासिफिकेशन, जहां अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर को पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल पे नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है, तो गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करता है। जिस भी काम पे गवर्नमेंट का लाइसेंस का जरूरी पड़ता हमें, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होता है, और जिसमें लाइसेंस का जरूरी नहीं होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होता है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। बट ऐसा कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे नहीं होता है। और तुम्हें तो पता ही है ऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करोगे तो जॉब सिक्योरिटी नाम का भी चीज़ होता है। इसीलिए यार हमारा जो इंडियन पेरेंट्स है अक्सर हमें कहते रहते हैं यार गवर्नमेंट जॉब कर लो, यार गवर्नमेंट जॉब कर लो। उन्हें तो लगता है कि दुनिया में अगर कोई जॉब है वो है गवर्नमेंट जॉब। खैर उसे छोड़ते अभी। और वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, जो काम करने का समय है वो भी कोई फिक्स नहीं होता है। और अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूँ तो देखो बैंकिंग है, स्कूल है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलूँ तो फार्मिंग, जो शॉपकीपर्स लोग होते हैं, इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है या फिर जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। तो यार देखो एक बात तो क्लियर है, जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हैं तो यहाँ में वर्कर के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एज ए गवर्नमेंट हम जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्कर के साथ, इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ तो हमारे रूरल एरियाज में लगभग 80% से भी जो ज़्यादा फार्मर्स है वो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स है, माने छोटे मोटे फार्मर्स है। तो अगर गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करे, जैसे कि यार टाइमली सीड्स को डिलीवर करे, कुछ एग्रीकल्चरल इनपुट प्रोवाइड करे, सस्ते क्रेडिट्स और स्टोरेज फैसिलिटीज दे, तो इससे यार उनको काफ़ी मदद मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ अर्बन एरियाज का, मतलब शहरों में, तो देखो शहरों में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को होता है तो वो है कैजुअल वर्कर्स को। ये लोग यार ऐसे वर्कर होते हैं जिनका कोई जॉब फिक्स नहीं होता है, दिन का काम करते हैं, मान लो कि आज काम मिला है कल नहीं भी मिल सकता है। तो इनके साथ भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता है और गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि इनका यार कंडीशन इंप्रूव हो। और आखिरी यार देखो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है SC ST और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनके साथ। देखो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब का तो उधर तो उन्हें रिजर्वेशन मिलता है, बट जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ फैसिलिटी मिलता नहीं है, उनके साथ भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये फैक्ट है भाई। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए यार इसके खिलाफ भी, जिससे कि इन्हें भी थोड़ा फायदा मिले, बस यही है। इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन, जहाँ यार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तुम्हें पता ही है पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडिविजुअल या ग्रुप कंट्रोल करता होगा। और देखो दूसरा चीज़, पब्लिक सेक्टर पे जो भी काम होता है वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं होता है, वो लोगों के लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है।
और इसका बिल्कुल ही अपोजिट प्राइवेट सेक्टर पे जो भी काम करते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से होता है। लोगों के बारे में सोच के काम नहीं किया जाता है, अपना प्रॉफिट देखा जाता है बस। तो अगर एग्जाम्पल का बात करूँ पब्लिक सेक्टर का, तो रेलवे, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेस, ये सब एग्जाम्पल्स है। और अगर प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल का बात करूँ तो टाटा, रिलायंस, पतंजलि और बहुत ज़्यादा। भाई पता है ये तुम लोगों को प्राइवेट सेक्टर का। तो अब देखो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना। क्या तुम लोगों को पता है हमारे इंडिया जैसे कंट्री पे पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। हमारा कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट गरीबों को सपोर्ट करे। और गवर्नमेंट कैसे गरीबों को सपोर्ट कर सकता है? इस पब्लिक सेक्टर के द्वारा। अब देखो कैसे, देखो कुछ ऐसे सर्विसेज होता है जैसे कि रेलवे, हेल्थ, एजुकेशन, इनमें यार बहुत ही ज़्यादा खर्चा चाहिए होता है और ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है। और अगर चलो मान भी लिया कि प्राइवेट सेक्टर ने खर्चा किया तो वो कोई सस्ते में नहीं मिलेगा तुम्हें। जैसे कि यार देखो प्राइवेट स्कूल्स है, तुम्हें पता है 2 लाख 3 लाख तक चला जाता है फी, बट गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ वहाँ यार बहुत ही चीप है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो गरीबों के लिए काम करता है, यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करता है। और वहीं पे जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट मोटिव यानी कि अपने फायदे के लिए काम करता है। तो बात कुछ ऐसा ही है भाई, और कुछ कहने के लिए है नहीं। तो आई गेस चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। कोई भी डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यार ठीक है, ख़त्म करते हैं अपना कार्यक्रम, मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल।